हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBL PCS क्लास दी एवरीडे साइंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ व्हाट इज फोर्स। फोर्स की है? फोर्स एक्चुअली साडा एफर्ट है। जे आप अपनी डेली लाइफ च नोटिस करिए, कोई भी चीज़ नूं मूव करन लई असीं या काम करन लई असीं एफर्ट पुट करते हैं। ठीक है जी, वो एफर्ट फिजिक्स के टर्म च आपां नूं फोर्स कहांगे। एंड फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल। फोर्स इज एफर्ट जिहड़ा पुश या पुल दी फॉर्म दे विच आपां अप्लाई करांगे। फिजिक्स च आपां नूं नाम देता फोर्स। ठीक है जी, पुश और पुल। जे मैं कोई भी चीज़ मूव करनी है या तो मैं फोर्स कितना लावांगी, ईदर बाय पुशिंग और बाय पुलिंग। ठीक है जी। फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के उत्ते एक्ट करके उहदे च मोशन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। हुण फोर्स नूं मेजर करन लई SI यूनिट जिहड़ा है दैट इज न्यूटन। SI यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिहड़ा वर्ल्ड ओवर जे आपां फोर्स की गल करनी है उहनूं मेजर करन दी गल करनी है तो किहदे च करांगे, न्यूटन्स दे विच। ठीक है जी, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड दैट इज SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है जी, एक न्यूटन की हुंदा है, एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हुण इहदा की मतलब है, 1 न्यूटन मीनस जे मैं 1 किलोग्राम दे ऑब्जेक्ट नूं मूव करना है एट 1 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 सेकेंड, तो मैं कितनी फोर्स ला रही हाँ, द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। ठीक है जी, 1 किलोग्राम द ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड, तो फॉर 1 सेकेंड जो मूव करना है द फोर्स अप्लाइड वुड बी 1 न्यूटन। ठीक है जी, यह गल समझ आ गई कि फोर्स की है तो फोर्स नू मेजर किवें करना है। हुण जे मैं गल करा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स आपां यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ च हर रोज़, तो फोर्स की चेंजेस लिया रहा है, की इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। सब तो पहला इट कैन ब्रिंग अ बॉडी एट रेस्ट टू मोशन। जे कोई चीज़ रेस्ट ते उहदे उत्ते फोर्स लावांगे इट विल स्टार्ट मूविंग। ठीक, इट कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। बिल्कुल इहदे ऑपोजिट इट कैन ब्रिंग अ बॉडी टू रेस्ट। जे कोई बॉडी मूव कर रही है उन्होंने रोकना है तां भी सानू की अप्लाई करना पएगा, फोर्स। सो ऑब्वियसली रेस्ट ले आने वाला भी एक इफेक्ट है फोर्स का। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक बॉल है मूव कर रही है ग्राउंड के उत्ते, जो तुसीं उहनूं किक करता, फोर्स अप्लाई करती, उसकी स्पीड होर वध गई। दैट मीनस फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। नैक्सट, फोर्स कैन चेंज द डायरैक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। हुण तुसीं सारिਆਂ ने ना फुटबॉल मैच देखा है, क्रिकेट भी खेलते हो, सब डायरैक्शन भी बदली जा सकती है। जे तुहाडे वल बॉल आ रही है तुसीं उत्ते फोर्स ला के उहदी डायरैक्शन भी बदल सकते हो। ठीक, डायरैक्शन बदलने की गल भी हो गई। नैक्सट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। हुण शेप एंड साइज किवें बदलेगा, जे आपां बलून ले लिए, इन्फ्लेटेड बलून ले लिए, उन्होंने प्रेस करांगे उहदी शेप बदल जाएगी। जे रबड़ बैंड है उन्होंने स्ट्रैच कर लिए, साइज बदल जाएगा। दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज द शेप एज वेल एज द साइज ऑफ द बॉडी। ये सारे एग्जाम्पल्स, सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स तुसी अपनी डेली लाइफ जो एग्जाम्पल्स लेके आराम नाल देख सकते हो। नैक्सट टॉपिक पढ़ांगे आपां मोशन। पर मोशन नूं समझण लई, मोशन वैसे तो सानू पता है मूवमेंट है ना, पर मोशन नूं समझण लई कुछ बेसिक टर्म्स पता होनियां बहुत जरूरी ने। सब तो पहला आपां उन्हां टर्म्स नूं समझांगे, फिर अपने टॉपिक ते आवांगे न्यूटन्स लॉज ते। ठीक, मोशन नूं समझण लई सब तो पहला टर्म जिहड़ा डिफरेंस तुहानूं समझना जरूरी है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। हुण डिस्प्लेसमेंट की है तो डिस्टेंस की है। डिस्टेंस सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। जे मैं पॉइंट A तो इत्थे ग्रीन डॉट देख रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट, जे मैं पॉइंट A तो पॉइंट B तक जाना है, मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, कितना टोटल पाथ कवर कर रही हूँ, दैट इज डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट की है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। सब तो छोटा रास्ता, सब तो छोटी लेंथ जिहड़ी होएगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गल, डिस्प्लेसमेंट
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, सब तो छोटी लेंथ फ्रॉम इन अ पाथ। जे मैं एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक चलना है, इन्हों एग्जाम्पल नाल समझते हैं, थोड़ा सौखा हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, मैं ए तो बी जाना है। ठीक, पर मेरा जिहड़ा एंड पॉइंट है दैट लाइज हेयर सी, जिथे मैं अपनी जर्नी खत्म करनी है वो सी है। एक तो मैं की करा, ए तो बी जावा, बी तो सी चली जा। दिस गिव्स मी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। एक तरीका हो रहा है, मैं ए तो सी डायरेक्ट चली जावा, वो छोटा डिस्टेंस है, सब तो छोटा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इत्थे मैं डॉट्स नाल दिखाया है, ध्यान नाल देखो। स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ते मेरा एंड पॉइंट है। बट जे मैं डिस्प्लेसमेंट की गल करा, डिस्प्लेसमेंट है सीधा मैं स्टार्टिंग पॉइंट तो एंड पॉइंट तक चलेगी इन द डायरेक्शन राइट डायरेक्शन दे विच। ठीक है, राइट डायरेक्शन दे विच मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, दैट मीनस यह जिहड़ा 2 मीटर का डिस्टेंस है एंडिंग पॉइंट ते स्टार्टिंग पॉइंट दे विच, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सब तो छोटी लेंथ है एंड विद अ डायरेक्शन। और जे मैं डिस्टेंस की गल करा, की कीता, स्टार्टिंग पॉइंट यह है, एंडिंग पॉइंट यह है, बट वी मूव 5 मीटर्स टू दिस डिस्टेंस एंड देन कम बैक 3 मीटर्स टू द एंड पॉइंट। तो इत्थे की होएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 5 में इत्थे गई, फिर मैं वापस 3 होर चली अपने एंड पॉइंट तक आने लई, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 5 + 3 8। और जे मैं डिस्प्लेसमेंट की गल करा, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस 5 - 3, क्योंकि मैं सब तो छोटा डिस्टेंस फड़िया, सब तो छोटी लेंथ फड़ी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी। हुण वैक्टर स्केलर इत्थे समझ लो, फिर दोबारा इहदे बारे गल करांगे। वैक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिहदे विच आपां डायरेक्शन स्पैसीफाई करी दी है। ठीक, जिवें मैं डिस्प्लेसमेंट च कहा कि शॉर्टेस्ट लेंथ विद द डायरेक्शन। ओके, और डिस्टेंस जिहड़ा है उहदे विच वो स्केलर क्वांटिटी है। किहड़ी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जिहदे विच मैं कोई डायरेक्शन स्पैसीफाई नहीं कीती। फिर रिपीट कर रही हैं, ध्यान नाल सुनो। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ विद द डायरेक्शन, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, इहदे विच डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, पहली टर्म का डिफरेंस तुहानूं समझ आ गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस तुहानूं याद रहेगा। नैक्सट देखांगे आपां डिफरेंस बिटवीन, यह गल मैं तुहानूं दसती है पहला, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी। और वैक्टर क्यों है, क्योंकि उससे डायरेक्शन स्पैसीफाई की है। हुण आपां करांगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड की है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जदों मैं डायरेक्शन स्पैसीफाई करती, स्पीड तो मैं कह दांगी 20 km/h, जे मैं कहांगी 20 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स राइट, व्हेन आई स्पेसिफाई डायरेक्शन देन इट बिकम्स वेलोसिटी। या फिर मैं इदां भी कह सकती हाँ, वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक, हुण इन्हां विचों स्केलर किहड़ी होएगी, वैक्टर किहड़ी होएगी, हुणे आपां गल कीती सी। वैक्टर क्वांटिटी वो है जिहदे विच डायरेक्शन स्पैसीफाई कीती जाएगी, दैट मीनस वेलोसिटी साडी है वैक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, जदों आपां स्पीड की गल करनी है, डायरेक्शन की गल नहीं करनी। दिस इज द मेजर डिफरेंस। बहुत बारी कन्फ्यूजन होंदी है कि स्पीड वेलोसिटी इक्को गल है। नो डाउट मेजरमेंट दोनों की सेम हो जाएगी, उन्होंने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम ने, पर स्पीड विच डायरेक्शन की कोई गल नहीं की जाएगी, वेलोसिटी च की जाएगी। वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। अगे चलते हैं, अगे आप गल करते हैं एक होर इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट जिहड़ा पता होना चाहिए, दैट इज एक्सेलरेशन। सारे ने अपने कार्स दे विच एक्सेलेटर देखे हुए हैं। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी तुहानूं पता है, इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। जदों मैं
वेलोसिटी चेंज करनी है अपनी कार 'ਚ बैठे की यूज़ करांगे, एक्सलरेटर यूज़ करांगे। तो एक्सलरेशन इज नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जिथे मैं रेट की गल करा दैट मीनस विद टाइम, रेट का मतलब है टाइम दे नाल, द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक, एक्सलरेशन दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव एक्सलरेशन एंड नैगेटिव एक्सलरेशन। हाँ, जदों मैं स्पीड वधाती एक्सलरेशन में मेरी एक्सलरेशन मेरी स्पीड नूं वधा रही है, इट इज़ सपोर्टिंग माई मोशन, ठीक है, उदों एक्सलरेशन कहलाएगी पॉजिटिव एक्सलरेशन। पर जे उही एक्सलरेशन मेरी स्पीड नू कट कर रही है एंड इट इज़ अपोजिंग माई मोशन, मेरी मूवमेंट नू अपोज कर रही है, उदों ये कहलाएगी नेगेटिव एक्सलरेशन। ठीक है जी, पॉजिटिव एक्सलरेट्स इन द डायरेक्शन इट स्पीड्स अप, नेगेटिव एक्सलरेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरह आप कह सकते हैं कि जी साडी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ओपोजिंग है, नेगेटिव काम करेगी, नेगेटिव एक्सलरेशन अप्लाई करेगी क्योंकि वो मोशन नू रोक रही है। ठीक है जी, पॉजिटिव और नैगेटिव एक्सलरेशन तो बाद नैक्सट कॉन्सैप्ट जिहड़ा आपां पढ़ना है वो है हाउ टू चेंज द वेलोसिटी, क्योंकि आपां एक्सलरेशन च पढ़िया इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी नूं आपां किवें चेंज कर सकते हैं, पहले तो सानूं यही पता है कि वेलोसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ स्पीड विद डायरेक्शन। दैट मीनस जे आपां स्पीड बदल दिए वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जे आपां डायरेक्शन चेंज कर दिए तां भी वेलोसिटी चेंज होएगी, एंड जे दोनों नू चेंज कर दिए तां भी साडी वेलोसिटी चेंज होएगी। सिंपल चीज़ है, जे मैं वेलोसिटी बदलनी है तो मैं स्पीड बदल दा या डायरेक्शन बदल दा या फिर दोनों नू चेंज कर दा, देयर विल बी अ चेंज इन द वेलोसिटी। नैक्सट चीज़ पढ़न वाले हाँ यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला तो यह पता होना चाहिए यूनीफॉर्म मोशन की है। यूनीफॉर्म मोशन का मतलब व्हेन वी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जे मैं 1 मिनट से 1 सेकंड दे 1 मीटर चलिया तो मैं अगले 1 सेकंड दे भी 1 मीटर ही चल रही हाँ, हाइपोथेटिकली कह रही हाँ। जे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करांगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड यूनीफॉर्म मोशन। ठीक, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एहो जी मोशन नू कवांगे यूनीफॉर्म मोशन। हुण यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन का की मतलब है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी पढ़ांगे। पहले यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है वो मोशन जिहड़ी सर्कल दे विच है, दैट मीनस एवरी फॉर फिक्सड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। और जे किसी भी पॉइंट ते इन अ सर्कुलर मोशन मैन कढनी है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा याद रखना, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज़ ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। हुण टेंजेंट तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, जे नहीं पता तो ध्यान नाल सुनो, एनी लाइन दैट touches the circle at one point, only one point at an angle of 90 degrees। ठीक है जी, उन्हों कवांगे टेंजेंट। कोई भी लाइन जो सर्कल दे किसी भी पॉइंट किसी भी सर्कल नू सिर्फ और सिर्फ इको पॉइंट ते टच करेगी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, उन्होंने टेंजेंट कवांगे। जे मैं इस पॉइंट ते कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट ते भी की करांगे 90 डिग्री च 90 डिग्री का एंगल जिहड़ा बनाएगी विद द रेडियस उन्होंने कवांगे टेंजेंट। यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन दे विच की इंपॉर्टेंस है टेंजेंट दी। यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च जे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन साडा आंसर होएगा इट इज़ अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। इस तो बाद आपां नैक्सट टर्म जिहड़ी समझण वाले आ वो है मोमेंटम। हुण मोमेंटम तो समझण तो पहला छोटे ਜਿਹੇ एग्जाम्पल्स लेने अपनी डेली लाइफ तो। जे टेबल टेनिस की गेम तुसीं सारे ने देखी होनी है, टेबल टेनिस की गेम दे विच उहदी बॉल जे किसी प्लेयर नूं लग जे उन्होंने इन्नी सट नहीं वजदी। ठीक, पर जे उही आपां क्रिकेट मैच की गल करिए तो बॉल जदों किसी स्पैक्टेटर नूं लगदी है इट कैन हर्ट द स्पैक्टेटर, है ना, सट वज जाती है। सिमिलरली जे एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ा होया है, खलारिया होया है, उहदी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पर जे वो ट्रक थोड़ी जी भी स्पीड नाल चले इट कैन किल ईवन अ पैसेंजर ऑन द रोड।
ठीक है ना। ईवन अ पर्सन हु इज मूविंग ऑन द रोड ਉਹਨੂੰ ਵੀ किल कर देगा। A person who is moving can be killed by even a slow moving truck, पर ਜੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਮੈਂਟਮ। Momentum is the product of mass and velocity. It is denoted by P. P is equal to M into V. यानी कि कोई भी इफेक्ट जेड़ी कोई बॉडी प्रोड्यूस करेगी that depends upon the mass and velocity, and that property, that quantity is called as momentum. हुन mass आपां measure करदे हां kilograms दे विच, ठीक, एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड की है यूनिट है टू मेजर द मोमेंटम। और ਇਹਦਾ रोल की है ਆਪਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ बाद चैप्टर च डिस्कस करांगे। ਅੱਗੇ चलते हैं अपने टॉपिक च। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ पढ़ने हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ समझ लिया कि फोर्स की चीज़ है, मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ इंपॉर्टेंट टर्म्स ने। ਹੁਣ ਆਪਾਂ लॉज ਤੇ आने ਆ। सब तो पहला आंदा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नू लॉ ऑफ इनर्शिया भी कही जाता है। ठीक है जी, लॉ ऑफ इनर्शिया। हुन इनर्शिया एक न्यू टर्म है। इनर्शिया का मतलब है कि कोई भी बॉडी, ठीक, जो रेस्ट च है, इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट unless an external force is acted upon it। हुन जो तुहाडे मेज ते कोई पेन पे है, कॉपी पई है, ठीक है, कुछ भी कोई समान रेस्ट ते है, वो अपने आप तो तुर नहीं पाएगा unless an unbalanced force या external force अप्लाई की जाए। The object stays at rest, वो अपनी रेस्ट वाली पोजीशन च वधिया पे है। एंड कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन च है वो अपनी मोशन नू सेम वेलोसिटी नाल कंटिन्यू करेगा विदाउट एनी चेंज अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist any change, कोई चेंज नहीं चाहता, वो किसी भी चेंज नू resist कर रहा है। if it is at rest ते रहना पसंद करता है, जे मोशन च है तो मोशन च रहना पसंद करेगा। it will resist any change, and this property of an object is called its inertia। फिर सुनो, inertia is the ability of a body to resist any change in its state of rest और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस, कदों तक रेजिस्ट करेगा, अनलेस कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की जाए। An object will not change its motion unless acted upon by an unbalanced force। जे रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगा, if it is in motion it will remain in motion। Objects with a greater mass have more inertia and it takes more force to change their motion। obvious जी गल है, जे कोई भारी चीज़ है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ मूव करन लई ज़्यादा फोर्स लानी पै रही है, क्योंकि ਉਹਦਾ मास ज़्यादा है, इस करके ਉਹਦੀ inertia ज़्यादा है, ਉਹਦੀ अपनी state of rest ਨੂੰ change करन दी capacity ज़्यादा है। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ overcome करन लई ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा force लानी पै रही है। heavier the object, more is the inertia and more force we have to apply to overcome that inertia। और ये बहुत ही सिंपल तरीके नाल तुसी फुटबॉल दे मैच च फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल च पता चल जाएगा तुहानू। जे मैच देखते हो तां भी जे बॉल रेस्ट ते है, इट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। जे वो मोशन च सेम मोशन कंटिन्यू करेगी अनलेस कोई होर एक बंदा विच किक मारे, ओदी मोशन चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए। ठीक जी, यह है इनर्शिया। इनर्शिया के बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जिहड़े साडे पेपर के हिसाब नाल इंपॉर्टेंट ने और आपां डेली लाइफ च देखते हैं, पर उन्होंने कभी महसूस नहीं करते, सोचते नहीं भी वो किस करके ने। फिजिक्स इज इन्वॉल्व उन्हां च ते लेट अस टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल मैं देवांगी, आप सारे जदों एक मूविंग बस च बैठे हुए हैं, ठीक है, बस चल रही है, मूविंग बस, ठीक, या कोई कार चल रही है, अचानक जे ब्रेक अप्लाई की जाए, ठीक, वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, अगे नूं सानू झटका लगता है। क्यों?
दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੀਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਮੂਵ ਵਿਦ ਦ ਬੱਸ ਐਂਡ ਇਟ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਫਾਲ ਫॉरवर्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। मेरी बॉडी की अपनी एक हो सी एबिलिटी सी इनर्शिया सी टू स्टे इन मोशन, बट जो ब्रेक लगी रेस्ट आई दैट मीनस बॉडी टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। और इहदा उल्टा जे बस रेस्ट ते है ठीक एंड इट सडनली स्टार्ट्स मूविंग, हुण की है मेरे पैर भी रेस्ट ते हैं बट मेरी जो बस स्टार्ट होगी चेंज हो गया, इनर्शिया कहता है रेस्ट ਨੂੰ चेंज नहीं करना, बट अनबैलेंस्ड फोर्स है बस मूव कर रही है, द बॉडी रेजिस्ट द चेंज एंड इट फॉल्स बैकवर्ड। पिछे ਨੂੰ ਝਟਕਾ लगता है ਜਦੋਂ रेस्ट ਤੇ है बस एकदम मूव कर पई ते यू टेंड टू फॉल बैकवर्ड। ठीक है जी। और जे चलती बस रुक जाएगी वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड। ये दोनों कॉमन एग्जाम्पल्स जेडे आपां डेली लाइफ च महसूस करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द inertia। and what is inertia? Inertia is the ability of the body to resist any change in its state of rest or motion unless an unbalanced force is applied on it। न्यूटन फर्स्ट लॉ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ law of inertia ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं। थोड़े ਜਿਹੇ क्वेश्चंस देख ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ मैं ਹੁਣੇ डिस्कस ਕੀਤੇ, पेपर च भी पूछे जा सकते हैं, आंसर डिस्कस कर लांगे। व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली, कार तेजी नाल चल रही है, इट स्टॉप सडनली, द पैसेंजर्स आर जर्कड फॉरवर्ड, आगे आ जाएंगे, झटका लगेगा। इसे करके सारिया कार्स दे विच सीट बेल्ट्स ने। हुण ये भी एक क्वेश्चन है कि सीट बेल्ट सप्लाई कीतियां जांदियां इन द व्हीकल्स, क्यों? क्योंकि बॉडी जे रेस्ट है रेस्ट रहने की कोशिश करती है, जे मोशन च है एकदम झटका ना लगे, दी सीट बेल्ट्स हैल्प टू प्रिवेंट द इंजरीज। ठीक है, इसे करके सीट बेल्ट्स लगदियां ने कारां दे विच, ओके, या होर भी व्हीकल्स दे विच। व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट्स, कार रेस्ट है, इट स्टार्ट्स सडनली, द पैसेंजर्स आर जर्कड बैकवर्ड, पीछे झटका लगेगा ड्यू टू द फर्स्ट law of motion which is also called as law of inertia। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, when a car turns takes a sudden turn, एकदम कार ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਲਓ, sudden turn ਲੈ ਲਓ, we tend to fall on one side। ठीक है, the passengers are pushed to one side by because of the law of inertia। लास्ट देख लेने आ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये सारी गल्लां जिहड़ियां ने इनर्शिया दे बेस ने, इस करके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक जी, इन्हां चों कोई भी एप्लीकेशन पुछ ले, हुण तुहानूं रीजन पता है कि इनर्शिया की है और इनर्शिया नाल की हुंदा है। ठीक, हुण सानू साडी डिस्कशन तो यह समझ आ गया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया की है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। और फर्स्ट लॉ यह कहता है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव इनर्शिया, द मोर द मास द मोर द इनर्शिया, एंड इट इज़ हार्डर, यानी कि सानू मोर एफर्ट लाना पएगा टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया नू ओवरकम होने करन लई सानू मोर एफर्ट लाना पएगा। इनर्शिया दे एक दो होर एग्जाम्पल तुहानूं दसदी हां, तुसीं छोटे हुंदे ना एक ट्रिक भी कीती होनी है, कच दा ग्लास लिता, उहदे उपर एक कार्डबोर्ड रख लिया, कार्डबोर्ड दे उत्ते एक कॉइन रख लिया, फिर की करदे हो, कार्डबोर्ड नू फ्लिक कर दिओ, की करदे, कार्डबोर्ड निकल जांदा है, कॉइन थल्ले ग्लास दे विच आ जांदा है। ठीक है ना, सब ने जादू कीता होना है। इत्थे भी की रोल प्ले कर रहा है द फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि कॉइन जिहड़ा है दैट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट। जे आपां कार्डबोर्ड नू फ्लिक किया, कार्डबोर्ड मूव कर गया एंड कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास। इदां ही जे कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड के कॉइन्स नू एक पाइल की फॉर्म च रखिया, जो स्ट्राइकर मारिया थल्ले वाला कॉइन जिहड़ा हिल जाता है, बाकी दे टेंड टू फॉल, क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट जिहड़ी है अपनी मेनटेन करना चाहते हैं। ठीक है जी, यह सीगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हुण मूव करते हैं आपां नैक्सट ते, दैट इज
ਨਿਊਟਨਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਨਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਟਨਸ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਸੇਜ਼ that force is equal to mass into acceleration। force ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? mass into acceleration। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ acceleration ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, it is the rate of change of velocity। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, rate of change of velocity ਨੂੰ mass ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਇਫ ਦ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਾਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ 5-7 ਡੱਬੇ 10-10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਾ ਲਏ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਇਹਦਾ मतलब मैनू ज़्यादा एफर्ट पुट करना पएगा, और जो इनर्शिया ज़्यादा हो गया है, मास ज़्यादा हो गया है, तो एक्सलरेशन घट हो जाएगी। ठीक, ये गल समझ आती है तुहानू? इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास, द ऑब्जेक्ट एक्सलरेट्स एट अ स्लोअर रेट बिकॉज मास एड्स इनर्शिया। मास वधान नाल इनर्शिया वध गया, इसलिए जदों मैं एक डब्बे नू कर रही सी एक्सलरेशन ज़्यादा आ रही सी, पर हुण इनर्शिया वध गया क्योंकि मास वधाता, एक्सलरेशन की हो जाएगी? स्लोअर डाउन हो जाएगी। हुण डेली लाइफ तो किहड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेटेड टू दिस सेकेंड लॉ? वो है, सर ने सारे ना IPL देख रहे हो गए आजकल, जे नहीं भी तो क्रिकेट मैच तो देखा ही होएगा, ठीक है ना। क्रिकेट मैच दे विच फील्डर की करता है? फील्डर जो बॉल कैच करता है वो अपना हाथ पिछे लै जाता है, राइट। कैचिंग दे विच ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड। हुण इदां क्यों करता है? क्योंकि बॉल दी वेलोसिटी, बॉल स्पीड बहुत ज़्यादा है। हुण फील्डर की करन दी कोशिश कर रहा है, फील्डर ने ना कैचिंग टाइम वधाता, ठीक, पिछे हाथ ले आके बॉल नू फड़ के मैं पिछे नू लाया, कैचिंग टाइम वधाता। टाइम वधान नाल की हो गया? उन्हें एक्सलरेशन रिड्यूस कर होण नू टाइम जड़ा ज़्यादा लगेगा, वो टाइम ले लिया, टाइम बोरो कर लिया, टाइम बोरो करन नाल एक्सलरेशन घट हो गई, यानी कि वेलोसिटी जिहड़ी वो जीरो आन दे जीरो आ रही है। ठीक, वेलोसिटी जीरो आ रही है, एक्सलरेशन जिहड़ी है वो कट हो रही है, दैट मीनस उन्होंने कट एफर्ट लाना पै रहा है और उहदे हर्ट होने के चांसेस बहुत घट ने। ठीक, इत्थे किहड़ा चीज़ काम कर गई? साडी मोमेंटम वाली काम कर गई। मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जिहड़ी वो घट करन नूं टाइम लाता, ठीक है ना, मोमेंटम घट हो गया तो उन्होंने एफर्ट भी घट लाना पै रहा है, ਉਹਦਾ ਹੱਥ नहीं, ਉਹਨੂੰ चोट या इंजरी नहीं लगेगी। जे बहुत फास्ट मूविंग बॉल ਨੂੰ एकदम फड़ लो, ठीक है, देर इज़ अ टेंडेंसी कि वो वेलोसिटी जिहड़ी है वो हले बहुत ज़्यादा है, एक्सलरेशन घट नहीं हो रही, वेलोसिटी इज़ नॉट रिड्यूसिंग टू जीरो, क्योंकि एक्सलरेशन की है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हले भी ज़्यादा है, जीरो होने वाले टाइम है, तो पहला फड़ ली बॉल, दैट मीनस एफर्ट ज़्यादा हो गया। जो एफर्ट इन्ना लाया, इट माइट हर्ट द फील्डर। ठीक, तो वो बॉल नू इदां करके फड़ना, बोरोज टाइम, टाइम वधाता, टाइम वधान नाल आपां एक्सलरेशन रिड्यूस करती, एफर्ट रिड्यूस करता, इहदा मतलब हर्ट होने के चांसेस घट कर ले। सेम केस जे आपां लॉन्ग जंप देखिए या हाई जंप देखिए, उहदे विच सैंड बैड या कुशन बैड लाया जाता है जिथे भी एथलीट ने फॉल करना है। क्यों? क्योंकि वो कुशन बैड या सैंड बैड लाने नाल आपां थोड़ा जिहा टाइम वधाता of his fall and the impact on him because of the ground and his force is reduced। फिर ਉਹਦੇ hurt ਹੋਣ ਦੇ chances ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ क्योंकि ਆਪਾਂ acceleration reduce करती, टाइम ਵਧਾਤਾ, acceleration reduce करती, ਉਹਦੇ हर्ट होने के चांसेस घट हो गए। ਇਹਦਾ मतलब किते ना किते सेकेंड लॉ जिहड़ा मोमेंटम नाल रिलेटेड है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ कैन बी यूज टू रिलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम आपां पढ़िया सी m इंटू v, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी जिहड़ी है आपां हुण f इज इक्वल टू ma कर रहे हैं, a मीनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक, और मोमेंटम है, मोमेंटम दे नू आपां जदों v रिड्यूस करता, एक्सलेशन जदों रिड्यूस हो गई, मोमेंटम रिड्यूस हो जाएगा, एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू द नेट फोर्स अप्लाई।
The change in an object's momentum divided by the time equals the constant net force acting on an object. That means the second law ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ momentum ਨੂੰ consider ਕਰਦਾ ਹੈ, it considers the velocity. ਜੇ time ਵਧਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, we are reducing the acceleration, we are giving the time for the velocity to reduce to zero. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, impact ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ and the net force applied ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ and less chances of getting hurt by the fielder or by the athlete. ठीक जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is rate of change of velocity. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ, ਕੈਚਿੰਗ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਤਾ। ਦ ਫੀਲਡਰ ਲੋਅਰਸ ਟੇਕਸ ਹਿਸ ਹੈਂਡਸ ਬੈਕਵਰਡ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੋ दैट ਲੈਸ ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਲੈਸ ਹਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਫੀਲਡਰ। ठीक, यही रीज़न है कि एक कुशन बनाया जाता है फॉर द लैंडिंग ऑफ हाई जंपर्स। और कुशन की करता है, टाइम बढ़ा देता है, टाइम ऑफ लैंडिंग बढ़ गया, एक्सलरेशन रिड्यूस होएगी यानी कि वेलोसिटी जीरो होने दे लिए आप टाइम देता एंड अगेन नेट एफर्ट कट, दैट मीन्स नेट फोर्स कट और उन्होंने हर्ट नहीं होएगा, कोई सट नहीं बजेगी। Same reason applies to the third condition, third application, slightly stretchable seat belts in car। थोड़ा जा seat belt stretchable होंदी है ताकि जड़ा है movement दे नालों stretch हो गई, time बढ़ गया, जे impact कोई accident है या कुछ है उधर च सट ना बजे, impact जड़ा वो कट हो जाए। ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया और सैकेंड लॉ नूं आपां मोमेंटम नाल लिंक करके देखिया। ठीक जी, अगे चलते हैं। नेक्स्ट आंदा है साडा न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंटरैक्शन। हुण इहदे विच की है, लॉ ऑफ इंटरैक्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट्स आपस च इंटरैक्ट कर रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट करता है to every action there is an equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. ਇਹਦਾ मतलब when two objects interact the forces they exert on each other are equal and opposite। ਜਦੋਂ ਦੋ objects interact ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ equal and opposite force exert ਕਰਨਗੇ। equal force ਜ਼ਰੂਰ exert ਕਰਨਗੇ but the acceleration would not be same ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ forces different objects ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ mass different ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ forces ਜ਼ਰੂਰ equal ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ acceleration equal नहीं होएगा क्योंकि मास अलग है दो ऑब्जेक्ट्स दा, दो वखरे वखरे। ए याद रखना है कि थर्ड लॉ इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से काम करेगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जिवें आपां चलदे हां ना डेली लाइफ च आपां चलदे हां, हुण सानू चलन लई फोर्स चाहिदी है। वो फोर्स कित्थों आएगी? मस्कुलर फोर्स, और वो मस्कुलर फोर्स साडा फुट लाएगा on the ground. The foot pushes the ground and this mechanical force helps us to move forward। ठीक है जी, एक simple example जिहदे च to every action साडे action दा opposite reaction, ground also pushes the foot back and we move forward। ठीक जी, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਫॉर ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। सपोज इत्थे कोलिजन दिखाया गया क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स वखरे वखरे लेने हैं। थर्ड लॉ स्टेट्स के दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ट्रक 1000 किलो दा मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम कितना हो गया? 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इत्थे 5000 हो गया। एक कार हो रहे, ठीक, वेट 800, मास ਇਹਦਾ 800, 2 ਇਹਦੀ स्पीड हो गई। ठीक, फिर ਆਪਾਂ ਕਿੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, मोमेंटम आ जाएगा 1600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ਜੇ ਆਪਾਂ टोटल मोमेंटम ਇੱਥੇ कैलकुलेट करिए कितना होया? 5000 प्लस 1600, 6600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
ਅ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕੋਲਿਜਨ, ਕੋਲਾਈਡ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਫੋਰ ਦ ਕੋਲਿਜਨ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦ ਕੋਲਿਜਨ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਦਿਸ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ 3.4, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3400, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਸਟੇਬਲ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਓ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਟੂ 4 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ठीक है जी, क्योंकि लेस मास है कार दा, मोर एक्सलेशन प्रोड्यूस हो गई, इट कम्स आउट टू बी 3200। प्लस करके देख लो, फिर आ जाएगा 6600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आइसोलेटेड सिस्टम्स दे विच कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम है। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫॉर एवरी ਐਕਸ਼ਨ देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फोर्सेस ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੁਅਲ ਆਪੋजिट ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਦ time when we move we push the ground with our foot and hence move forward। ठीक, दूजा आंदा है recoil of gun। ਜਦੋਂ ਗਨ ਚਲਾਓ ਉਦੋਂ the gun gives a jerk to your shoulder। ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ, ਮੋਢਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। this is called as recoiling of gun। ਹੁਣ recoiling of gun ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਦਾ ਮਾਸ ਬੁਲਟ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੁਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਲ ਗੇਨ ਮੋਰ ਸਪੀਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਅ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। the gun recoils and there is a jerk on the shoulder। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਤੇ it gives a jerk to the shoulder। ठीक, recoiling of gun is because of third law of motion। Similarly, जे rocket propulsion ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, the rocket moves upward and the gases are propelled downwards। Action and reaction, the gases escaping out give a forward push। ठीक है जी, to every action there is an equal and opposite reaction। ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਬਲੂਨ ਫੈਲਾਓ, ਬਲੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦ ਗੈਸਿਸ ਏਅਰ ਰਸ਼ਸ ਡਾਊਨ ਔਰ ਬਲੂਨ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੈ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਅਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬੋਟ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦ ਬੋਟ ਪੁਸ਼ਸ ਫਾਰਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਡ ਬੈਕਵਰਡ। ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਚਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਫਰਸਟ ਲਾਅ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ, ਥਰਡ ਲਾਅ ਤਿੰਨੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਥਰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇयर इज ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਐਪਲ ਫਾਲਿੰਗ ਔਨ ਦ ਅਰਥ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਇਟ ਕਮਸ ਬੈਕ ਟੂ ਅਰਥ। ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੂਨ ਅਰਥ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਫੋਰਸ। ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा, एक गल होर, मैं हुणे जो थर्ड लॉ पढ़ाया, मैं क्या कि एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड। एप्पल ने कुछ फोर्स लाई अर्थ दे उत्ते, अर्थ ने फोर्स लाई एप्पल दे उत्ते, बट एप्पल फॉल्स और अर्थ क्यों नहीं अपनी एप्पल वाल खिंचदी? है ना, ये भी तो सवाल है, ये भी तो पूछा जा सकता है भी वाई डजंट द मून फॉल ऑन द अर्थ? एप्पल अर्थ ते फॉल करा, बट वी नेवर सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। कदे भी नहीं देखा ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल मास ऑफ एप्पल। अर्थ के मुकाबले एप्पल का मास बहुत घट है, सो वी डू नॉट सी दैट। और जो गल करिए प्लैनेट्स की, दे आर रिवॉल्विंग बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो इलिप्टिकल पाथ दे विच रिवॉल्व कर रहे हैं।
at every point they change their speed, change their direction, which leads to change in velocity. ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ velocity ਬਦਲਣ ਲਈ direction ਬਦਲ ਦੋ, ਜਦੋਂ direction ਬਦਲੇਗੀ velocity ਬਦਲ ਗਈ, that means acceleration ਬਦਲ ਗਈ, and the moon does not fall back on the earth. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ the force of attraction that binds all the planets and all the moon towards the earth, या ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ atmosphere ਵੀ ਹੈ, that is because of this gravitation. It is a force of attraction, binding force of attraction. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੇਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ F is equal to the force of gravitation is equal to G into m1 into m2 over r square. That means ਜਿਹੜੀ force of gravitation है, that is force of gravitation या gravitational force ਜਿਹੜੀ है, that is directly proportional to the product of the masses of two objects. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ objects ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ force exist ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ mass multiply ਕਰੋ and this force is inversely proportional to the square of the distance between them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ distance ਹੈ, ਇੱਥੇ r ਹੈ ਮੂਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, inversely proportional to the square of the distance between them. ਇਹ find out ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਐਂਡ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦ ਮਾਸਸ ਆਫ ਦ ਟੂ and inversely proportional to the square of the distance between. This G is universal gravitation constant और G ਦੀ value calculate ਕੀਤੀ ਗਈ 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. ठीक, ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, whenever an object is thrown up it comes back to the earth, body is allowed to fall down। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ the velocity gradually increase ਕਰੇਗੀ, that means the body is accelerated। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ acceleration ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ is known as the acceleration due to gravity। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ? because of the gravitational force of earth ਦੀ gravitational force ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ acceleration produce ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that is called as small g denoted acceleration due to gravity ਔਰ ਇਹਦੀ value ਹੈ 9.8 meter per second square। ठीक, ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? F is equal to m into a। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, F becomes F is equal to m into g, क्योंकि g है acceleration due to gravity ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸਡ ਹੈ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਸਮਾਲ ਜੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਵੇਟ ਆਫ ਆਰ ਬੋਡੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਵਿਚ ਦ ਅਰਥ ਅਟਰੈਕਟਸ ਅ ਬੋਡੀ ਟੁਵਰਡਸ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਸ ਤੇ ਵੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਨੋ, ਮਾਸ ਐਂਡ ਵੇਟ ਆਰ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗਸ। ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਐਂਡ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਅ ਬੋਡੀ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक, और जे वेट की गल करा तो वेट इज कैलकुलेटेड इन न्यूटन्स।
ठीक। वेट ऑफ अ बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर मास हमेशा सेम रहेगा। ऑल ओवर यूनिवर्स मास सेम, वेट वेरी करेगा। जे किते जी दी वैल्यू 0 है, W इज इक्वल टू mg, बिकॉज वेट की है, वेट एक्चुअली एक फोर्स ही है जिहदे नाल सानू अर्थ पुल कर रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, विच इज इक्वल टू m इंटू g। जे किते आपां इहो जी प्लेस ते चले जाइए जिथे g इज इक्वल टू 0, then the weight becomes 0. Weight of a body varies from place to place and becomes 0 at the center of the earth and far away from earth surface जिथे g नहीं काम कर रही। ठीक, mass ते weight दा difference समझ आ गया। weight is because of g, the force of attraction with which the earth, weight है कि force of attraction with which the earth pulls us towards its center। weight वेरी करेगा, मास वेरी नहीं करेगा। और साਡਾ जिन्ना भी यूनिवर्स है that is stable because of this force of attraction, the gravitational force। ठीक है जी, जिन्हों पर gravitation कहने हैं। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ਨਾਲ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਡ੍ਰੌਪਡ ਆਬਜੈਕਟ ਫॉल्स डाउन्स टुवर्ड अर्थ, अर्थ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, अर्थ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, देयरफॉर द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर हाइट टू अ लोअर हाइट। अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है अर्थ ਦੇ ਉੱਪਰ एटमोसफेयर है ना, एंड दैट इज held up on the earth's above the earth's surface because of force of gravitation। ठीक है जी, gravitational force ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੈसेस, ਜਿਹੜਾ blanket of gases ਹੈ यानी कि एटमोसफेयर है, वो स्टेबली साडे अर्थ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ है, because of which life is possible। ठीक जी, gravitational force holds together the solar system। सिर्फ अर्थ, मून या सन ਦੀ पोजीशन ही नहीं, जिन्ने भी साडे सोलर, जिन्ने भी साडे यूनिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्स ने या डिफरेंट प्लैनेट्स ने, उन्हां दी पोजीशन होल्ड करन लई कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। weight on the moon is less than the weight on earth। अर्थ ते weight ज़्यादा, मून ते घट। क्यों? क्योंकि मून ते g जिहड़ा है that becomes 1/6। मून बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द अर्थ, द जी बिकम्स 1/6, तो वेट बिकम्स 1/6, क्योंकि आप वेट किया ना, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। तो जो भी साडा वेट है इत्थे उहदा 1/6 रह जाएगा बैक ऑन द मून, जे मून ते जाके वेट करांगे। ठीक, इत्थे मैं दिखाया तुहानू मास इज ऑलवेज फिक्सड, जे 56 kgs है 56 kgs रहेगा। जदों मून ते गए उदों की होएगा, इनू की करांगे 56 है इंटू 10 हो गया, ते अर्थ ते 560 न्यूटन्स। पर जे मून ते आवांगे डिवाइडेड बाय 6 अप्रॉक्सीमेटली जड़ा है 90 न्यूटन्स। ए फर्क समझ आया? मास इज कॉन्स्टेंट, दैट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, 56 किलोग्राम्स। जदों अर्थ ते आपां करिए उन्हों, दैट इज 560 न्यूटन्स। क्यों? 56 इंटू 9.8 अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 10 ले लिया, 56 इंटू 10 560, और 1/6 रह जाएगा मून दे उत्ते, बिकॉज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दी वैल्यू ਜਿਹੜਾ मून है छोटा है, ग्रेविटेशन ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ है, तो g becomes small। ठीक है जी, the value of g becomes small, इस करके उत्थे weight घੱਟ होएगा। लॉन्च एंड रेवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इन्हां लई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टू लॉन्च दैम ग्रेविटेशनल फोर्स ਨੂੰ ओवरकम करना पैंदा है टू गेट आउट ऑफ द अर्थ's एटमोसफेयर। ठीक है जी, ते to put them in revolution at a proper elliptical orbits, उन्होंने orbit से put करन ली we have to manage the velocity and the acceleration so they do not fall down on the earth and they keep on revolving। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक ते आने आ फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स आप सारे ने पढ़ लिया है ना। नाउ प्रेशर नू याद करना बहुत सौखा है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, हुन इस तो क्वेश्चन की बनते हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन हैं कि जे आप बैग ले, देखो पहला यह चीज़ समझ लो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली मतलब उल्टा चलेगा, जे एरिया वधाता प्रेशर वुड बी लेस।
ठीक। जे एरिया घट है प्रेशर वुड बी मोर। इसे करके इत्थे क्वेश्चन बनता है कि बैग्स दी बेल्ट्स जिहड़े ने कैरिंग बैग्स दी जिहड़ियां कैरी करन वालियां बेल्ट्स ने दे आर मेड ब्रॉडर। ब्रॉड क्यों बनाई जाती है? ब्रॉड बनाना मतलब आपां एरिया वधाता, ठीक है नी, मोढे तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा ओवली बेल्ट, बेल्ट का एरिया वध गया दैट मीनस प्रेशर घट गया तो उन्होंने कैरी करना इज सौखा, ठीक, ईजी हो जाएगा, नहीं तो वह प्रेशर इन्ना ज़्यादा हो जाएगा कि बांह दुखन मोढा दुखन लग जाएगा, ठीक, सिंपल जी चीज़ है। मोर द एरिया लेस द प्रेशर, जिन्ना ज़्यादा एरिया है जे आप वुडन ब्लॉक नू सीधा खड़ा करांगे एरिया घट है प्रेशर ज़्यादा पुट करेगा। इसे करके साडे जिहड़े नाइफ्स ने या नेल्स ने किल होंदे उन्हां दा अगला एज जिहड़ा है वो पॉइंटेड बनाया जाता है, लैसर एरिया का बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा प्रेशर करके छेती जिहड़ा है जे आप वुड च लाना है दे ईजली पियर्स द वुड, ठीक है, किते भी लाना है लैस द एरिया मोर द प्रेशर, मोर प्रेशर दे विल अप्लाई, ठीक। नाइफ इज़ ऑल्सो द जिहड़े एजेस ने काफ़ी पतले होंदे हैं, काफ़ी शार्प होंदे हैं, लैसर द एरिया मोर द प्रेशर, जल्दी कटिंग दा काम सौखा करनगे, ठीक। जे आपां किसी वुडन ब्लॉक नू हॉरिजोंटली पाता दैट मीनस आपां एरिया वधाता, एरिया वधन नाल प्रेशर हो जाएगा घट, ठीक। तो बैग्स दी जिहड़ियां तनियां क्यों ब्रॉड बनाईयां जांदियां, नाइफ्स क्यों शार्प ने, नेल्स दे एजेस क्यों पॉइंटेड रखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ प्रेशर कि जिन्ना आपां एरिया घट रखांगे वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा, साडे काम नू ईजी बनाएगा, ठीक। फिर आपां आने आ प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की आप पढ़े जिहड़े फ्लो कर सकते, यानी कि लिक्विड्स ते गैसेस दे आर रिगार्डिड एज फ्लूइड्स, दे कैन ईजली फ्लो, पढ़िया सी आपां कि जिहड़े उन्हां दे मॉलिक्यूल्स ने दूर ने दे कैन फ्लो ईजली, ठीक। लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स दैट इज दे कैन फ्लो एंड डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप। हुण इत्थों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस च तुहाडे जिहड़े टॉपिक है दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल आंदा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़न तो पहला आपां बायंट फोर्स पढ़ांगे। बायंट फोर्स की है? ऑब्जेक्ट्स इन अ फ्लूइड, जदों भी तुसी फ्लूइड दे विच किसी ऑब्जेक्ट नू पाओगे इट एक्सपीरियंसिस एन अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स मतलब थल्लों लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है, विच इज कॉल्ड एज बायोएंसी और बायोएंट फोर्स। याद रखना बायोएंट फोर्स थल्ले तो लगती है, इट इज एन अपवर्ड फोर्स एंड इज कॉल्ड बायोएंसी और द बायोएंट फोर्स। When a body is immersed in fluid, an upward force is exerted. This upward force कितनी लगेगी? It is equal to the weight of fluid displaced by the body and is called the force of buoyancy. जे आपां एक सपोज आपां एक ग्लास ले लिए, उहदे च पानी भर लिए एंड आई इमर्स अ स्मॉल बॉल, ठीक है, भरिया होया है। जो तुसी उहदे च इमर्स करोगे कितना वाटर लेवल राइज करेगा, और जे पूरा भरे हुए लोगे तब वाटर बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आएगा? जिन्ना उस बॉडी का जिहड़ी आपां इमर्स कीती विच पाई है उहदा वेट है। द वेट ऑफ द फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर इज देन इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी, ठीक। यही है साडा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फिर सुनो ध्यान नाल, फ्लूइड्स दे विच प्रेशर एक्सर्ट होंदा है एंड द अपवर्ड फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इनसाइड व्हेन इट इज immersed partially or fully in a fluid, it is called as buoyancy या buoyant force। और कितनी होएगी? This upward force is equal to the weight of fluid displaced by the body। कितनी फोर्स है? जिन्ना वो फ्लूइड बाहर आ गया है, डिस्प्लेस हो गया है, लेवल राइज कर गया है, दैट इज दैट वैल्यू ऑफ दैट बायंट फोर्स। हुण इस बायंट फोर्स का आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। शिप्स सबमरीन्स डिजाइन करनियां, ये सारा कुछ किद्दां कीता जांदा है? कीपिंग इन माइंड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा फ्लूइड दे विच, पानी दे विच, या सिंक करेगा, डिपेंड करता है बायंसीज दे। थोड़ी देर बाद देखांगे। इत्थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिखा रही हैं तुहानूं, इस इमेज तो ज़्यादा क्लीयर होएगा कि जे आपां कोई भी बॉडी इमर्स कीती है फ्लूइड दे विच ते कितना पानी बाहर आया है, दैट बायंट फोर्स, जिहड़ी बायंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक जी। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द बायंट फोर्स दा मेजर कड्ढण लई आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। हुण आपां इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल दे कुछ यूजेस देख लिए। हुण सानूं यह पता है कि कुछ चीज़ां
ਫਲੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੰਕ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ weight and buoyant force। ਜੇ weight ਘੱਟ ਹੈ ਐਂਡ buoyant force ज़्यादा है यानी कि upward force ज़्यादा है तो obviously कोई चीज़ सिंक नहीं कर सकती, वो फ्लोट ही करेगी। ठीक, और उल्टा कर देवां, जे वेट ज़्यादा है अपवर्ड फोर्स उन्नी नहीं लग रही तो ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, इट विल नॉट फ्लोट। ठीक, ਹੁਣ सवाल ਇਹ आंदा है इतों अपन छोटे छोटे क्वेश्चनस की बन जाते हैं, प्लास्टिक फ्लोट्स ऑन वाटर, द वुड फ्लोट ऑन वाटर क्योंकि वेट घट है अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है। बट इतने एक होर क्वेश्चन भी बनता है कि बोट भी आयरन की बनी हुई है और आयरन नेल जिहड़ा है वो भी आयरन है तो वो क्यों सिंक कर जाता है? बोट सिंक नहीं करती। बोट सिंक क्यों नहीं करती? क्योंकि बोट बनाने लगे उन्होंने इट इज़ द रिलेटिव डेंसिटी इज़ मोर। हुण डेंसिटी तो ते बाद च आवांगे, पहला यह ध्यान रखो कि जो बोट बनाई जाती है थोड़े जे एम्प्टी स्पेसिस रखे जाते हैं। एम्प्टी स्पेसिस रखे जाते मतलब या तो एयर होएगी या हॉलो होंगे, दैट मीनस ओदी डेंसिटी घट हो गई। ठीक है जी, द डेंसिटी ऑफ वेट या बोट इज़ लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑब्वियसली वो की करेगा? फ्लोट करेगा। पर जे आयरन नेल की गल करा, इट इज़ अ सॉलिड। ठीक है, इट इज़ मच डेंसर दैन द वाटर। बोट बनाने लगे की होया? सरफेस फ्लैट हो गया, सरफेस फ्लैट होने नाल की हो गया? एक्सपेंशन होगी, हॉलो सरफेसिस बने। कंस्ट्रक्शन ऑफ बोट कीती ही इस तरह जाती है कि ओदे नाल रिलेटिव डेंसिटी जिहड़ी है घट हो जाए और बायंट फोर्स कम करे एंड द बोट डज नॉट सिंक, इट फ्लोट्स। बट द आयरन नेल सिंक्स बिकॉज द डेंसिटी इज मोर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर और ऑब्वियसली बायंट फोर्स ज़्यादा होएगी तो वो फ्लोट करेगा। पर उत्थे नहीं लग रही है, डेंसिटी ज़्यादा है तो इट हैज़ टू सिंक डाउन टू द बॉटम। ठीक, इसे ताब नाल एक होर क्वेश्चन बनता है, इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सॉल्टी वाटर एज कंपेयर टू फ्रैश वाटर। वो वाई? सॉल्टी वाटर दे विच तुसी सिंक नहीं करोगे, ईजी होएगा स्विम करना क्योंकि फ्लोटिंग आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट कंटेन्स मैनी मिनरल्स। ठीक है जी, पानी दे विच सॉल्ट प्रेजेंट है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, दैट मीनस सॉल्ट वाटर मच डेंसर है, हैवीयर है। इहदा मतलब साडी बॉडी दे वेट नालों इट इज़ मच मोर डेंसर एंड वी कैन easily float in the salty water but not in fresh water क्योंकि fresh water lighter है तो साडी body heavier है। if we do not know swimming we can sink, okay, but जदों सॉल्टी वाटर है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट ने, डेंसर है साडी बॉडी दे बॉडी दी डेंसिटी नालों, दैन वी कैन फ्लोट इन द सॉल्टी वाटर। ये सारी जी सिचुएशंस में दसियां ना विच सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम कर रहा है, यानी कि वेट और बायंसी बराबर काम कर रही है विद द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो डेंसिटी स्प्रेड है बोट के केस से हॉलो सर्फेसिस ने, ठीक है जी, बेशक बोट वड्डी है सिंक नहीं करेगी बिकॉज ऑफ द डेंसिटी और वही नेल जिहड़ा आयरन दा बनिया सिंक करेगा। दैट मीन्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग द मेजर सबमरीन्स शिप्स एटसेट्रा। ठीक है जी, इस लेक्चर विच इन्ना ही, फिर मिलांगे। सत श्री अकाल।